name is Shefali, and I'll be teaching the nationalist movement in Indochina for class 10th. Basically, Indochina was the region consisting of Vietnam, Laos, Cambodia. Since these areas were basically referred as Indochina, उस टाइम में चाइना बेसिकली इनको रूल कर चुका था एंड दे हैड ऑलरेडी उनका कल्चर का बहुत इन्फ्लुएंस था इवन आफ्टर बाद में जब वो उनका रूल ख़त्म होने के बाद भी 1858 में बेसिकली फ्रेंच स्टार्टेड कमिंग टूवर्ड्स देयर वहाँ पे दे फर्स्ट टाइम फ्रेंच ट्रूप्स उस टाइम में लैंड हुए थे 1880s में क्योंकि चाइना जो उस टाइम में रूल कर रहा था वहाँ पे एंड फ्रांस के बीच में वॉर्स हुए थे तो उसी टाइम में दे गेन मेन सिटीज़ लाइक तोंगकिन एंड अनाम बाय 1887 उन लोगों ने पूरा इंडो चाइना में फ्रेंच इंडो चाइना करके अपना वहाँ रीजन उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया था मेनली कॉलोनीज़ क्यों चाहिए थी फ्रांस को कॉलोनीज़ बेसिकली रिसोर्सेज जहाँ से मिलते हैं वहाँ पे जैसे वो काफ़ी बार जैसे इंडिया के केस में भी एज अ मार्केट भी सर्व करते थे बेसिकली इनसे इनको मैनुअल लेबर वहाँ के रॉ मटेरियल्स और वहाँ का ओवरऑल वेल्थ उन्हें मिलता था एंड उनकी खुद की कंट्रीज प्रॉस्पर करती थी एंड ऑल्सो उनका एक बिलीव था कि उनका जो वेस्टर्न कल्चर था वो ज़्यादा सुपीरियर एंड मोर सिविलाइज था तो यहाँ पे मोर बैकवर्ड लोगों को सो कॉल्ड उन लोगों को सिविलाइजेशन लाने के लिए बेसिकली उनका था कि हम उस वाले आइडिया से भी हम लोग यहाँ इन्वेड कर रहे हैं ऑल्सो उन्होंने फिर क्या करना शुरू किया कि उन्होंने जैसे कैनाल्स ओवरऑल मतलब थोड़ा बहुत उन्होंने कैनाल्स और इन सब इरिगेशन सिस्टम्स डेवलप करके उन्होंने वियतनाम को डेवलप करने की कोशिश की जैसे मेकोंग डेल्टा में स्पेशली उन्होंने काफ़ी सारे कैनाल्स एंड जो ड्रेनिंग लैंड्स बनाए थे तो उसके थ्रू इवेंचुअली राइस प्रोडक्शन वियतनाम में ज़्यादा आगे बढ़ने लगा एंड बाय 1931 वियतनाम बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड और उन्होंने साथ ही साथ इस टाइम में और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे गुड्स एंड सर्विसेज का इजी ट्रांसपोर्टेशन हो एंड इजीली टू एंड फ्रो जाए कंट्री में तो उन्होंने अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करना शुरू किया एंड बाय 1910 उन्होंने यूनान जो चाइना में है वहाँ तक का उन्होंने लिंक पूरा रेलवे के थ्रू बना लिया था एंड इवेंचुअली आगे जाके जैसे सियाम विच इज़ उस टाइम में जो थाईलैंड था उसके थ्रू जैसे फ्नोम फेन जो कैम्बोडिया का कैपिटल है उसके थ्रू उन्होंने भी एक और लिंक एस्टैब्लिश किया था ऐसे कर करके उन्होंने अपना जो रेलवे सिस्टम है उन्होंने बहुत डेवलप किया बाय 1920 उस टाइम में एक्चुअली क्योंकि जो बिजनेसेस थे फ्रेंच बिजनेसमैन थे वो लोग क्या और प्रेशर कर रहे थे जो कॉलोनियल गवर्नमेंट को और डेवलपमेंट करे जिससे उनके गुड्स एंड सर्विसेज ईजिली टू एंड फ्रो जा सके अब इस कॉलोनी को बेस्ट यूज़ करने के लिए उनके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ थे पॉल बर्नर्ड नाम के एक इंसान ने बोला कि उस टाइम में मेन 3 प्रॉब्लम्स क्या थी वियतनामीज़ इकॉनमी की एक तो उनका पॉपुलेशन ज़्यादा था दूसरा उनका जो लैंड की प्रोडक्टिविटी ओवरऑल काफ़ी कम थी तो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा था एंड ऑल्सो सर्कल ऑफ इंडेटेडनेस दैट इज़ जो उन लोगों का जो काफ़ी ज़्यादा पीजेंट्स दैट इज़ जो लोग वर्क कर रहे थे फार्म्स में वो लोग बहुत इंडेटेड थे उन लोगों के बहुत सारे कर्ज थे तो उन लोगों के लिए ऑब्वियसली उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतने नहीं थे तो मेन इशू उसका मेन सोल्यूशन था कि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ जैसे जितना वो लोग अमीर होते जाएंगे जितना उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी तो उतना ही वो लोग जो फ्रेंच वाले जो सामान होंगे उनको वो कंज्यूम करेंगे एंड उससे फ्रांस का भी ग्रोथ होगा एंड उनका बेसिक सोल्यूशन वाज कि लैंड रिफॉर्म्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने का इंडस्ट्रियलाइजेशन से एज यू नो जैसे उनके यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी प्रोडक्शन बढ़ेगा एंड लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाएगा तो उसके वजह से प्रोडक्शन भी और बढ़ सकता था बट इवेंचुअली ये सब नहीं किया एंड जो फ्रांस गवर्नमेंट ने बेसिकली रबर उन टाइप की कल्टिवेशन पे फोकस किया इवेंचुअली उससे ओनली इंडेटेडनेस और बढ़ा एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ने के बदले डिक्लाइन हो गए ऑल्सो फिर उसके बाद सेकेंड टॉपिक डिलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन बेसिकली जो पहले उन्होंने मेंशन किया था अपना एम कि इन लोगों को सिविलाइज करना तो मेन थिंग टू इन्फ्लुएंस पीपल इज़ कि वो एजुकेशन के थ्रू कर सके सो उन्होंने बेसिकली अपने वेस्टर्न कल्चर्स उन सबको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की 1907 में उन्होंने तोंगकिन फ्री स्कूल जो बेसिकली वेस्टर्न एजुकेशन इम्पार्ट करता था वो उन्होंने इस्टेब्लिश किया उसमें जैसे वेस्टर्न सब्जेक्ट्स जैसे साइंस एंड हाइजीन उस टाइप की चीज़ें उन्होंने सिखानी शुरू की थी मेन इशू वहाँ पे उस टाइम में ये था कि इन लोगों को किस लैंग्वेज में सिखाया जाए क्योंकि उस टाइम में जैसे पहले मेंशन किया था कि चाइना का इन्फ्लुएंस उस टाइम में भी बरकरार था तो उस टाइम में चाइनीज़ का जो रूलिंग एलिट थी वो चाइनीज़ बोलती थी बट एंड पर ओवरऑल वो ऑब्वियसली वो कम करना चाहते थे तो उन्होंने फाइनली पहले ये था कि
क्या उन्हें पूरा फ्रेंच सिखाया जाए, बट फिर अगर बहुत अच्छे से उन्होंने एजुकेशन दे दिया तो क्या पता उन लोगों ने एक्चुअल जो फ्रेंच वहाँ के जो फ्रांस वाले जो वहाँ लोग रह रहे थे उन वाले सिटीजन्स को रिप्लेस करके खुद जॉब्स दे लिए, तो वो भी एक बड़ा इशू हो सकता है। तो फाइनली डिसाइड किया था कि जो लोअर लेवल्स होंगे उनमें वो लोग मेनली वियतनामी सिखाएंगे एंड हायर लेवल्स में वो लोग फ्रेंच सिखाएंगे। तो ऐसे करके और ये भी था कि ओनली जो एलीट थे जिनके पास पैसा था उन लोगों के पास ही ये एक्सेस था एजुकेशन को, जबकि पुअर लोग नहीं कर सकते थे। एंड इवन जो जिन लोगों को एजुकेशन मिलता भी था उनमें से बहुत ही कम परसेंटेज इन दी एंड पास होते थे, क्योंकि वो लोग ऑब्वियसली नहीं चाहते थे कि वो लोग क्वालिफाई कर सके हायर पेइंग जॉब्स के लिए, जो वो अपने फ्रेंच सिटीजन्स जो लोग वियतनाम में रह रहे थे उनके लिए वो मतलब रखना प्रेफर कर रहे थे। एंड इसी चक्कर में इवेंचुअली धीरे धीरे स्कूल्स में भी रेजिस्टेंस बढ़ता गया। जो टीचर्स थे इवेंचुअली जो लोअर लेवल में जो टीचर्स थे, जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम था वहाँ पे इवेंचुअली जो वियतनामीज़ ओरिजिन के जो टीचर्स थे वो बढ़ते गए। तो बहुत बार उन लोगों ने जैसे अपनी लैंग्वेज में जब वो इंस्ट्रक्शन देते थे तो उस टाइम में काफ़ी बार टेक्स्ट बदल के वो अपने नेशन के बारे में और उस टाइप के सेंटिमेंट्स धीरे धीरे स्टूडेंट्स को बताते गए। तो इवेंचुअली लोगों में थोड़ा थोड़ा करके स्टूडेंट्स में वैसा माइंडसेट आता गया कि उन्हें अपने नेशन के लिए कुछ करना चाहिए एंड उनकी नेशन की डिग्निटी के बारे में उनको ज़्यादा आइडियाज़ आने लग गए। इवेंचुअली 1926 में जो सैगन नेशनल स्कूल से एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ। बेसिकली वो स्टार्ट इसलिए हुआ था क्योंकि एक फ्रंट सीट में बैठने के इशू पे कि एक वियतनामीज़ गर्ल को एक फ्रेंच स्टूडेंट के लिए शिफ्ट होने को बोला गया था। तो इवेंचुअली उस चीज़ से काफ़ी नेशनल लेवल में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। उस टाइम तक काफ़ी नेशनलिस्ट फीलिंग धीरे धीरे स्टूडेंट्स में डेवलप हो गई थी कि उनको ये लगा था कि उनका जो वियतनामीज़ कल्चर है वो सप्रेस हो रहा है। जैसे इन स्कूल्स के थ्रू उनको ये सब सिखाया जा रहा था कि जैसे उन्हें वेस्टर्न ड्रेस पहनना चाहिए, उन्हें अपने बाल काटने चाहिए बॉयज़ को, जो वियतनामीज़ कल्चर के अगेंस्ट है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग नेचुरली वो लोग मतलब ट्रेडिशनली हमेशा से लंबे बाल रखते थे। एंड इवेंचुअली बाय 1920s जैसे यंग अनान करके काफ़ी सारी यूथ पार्टीज़ उस टाइप के आने लग गए थे एंड नेशनलिस्ट जर्नल जैसे द अनानी स्टूडेंट, उस टाइप के नेशनल जर्नल्स जो नेशनलिस्ट मैसेजेस ये सब प्रमोट करते थे वो सब आने लग गए थे। एंड तो उस टाइम में मतलब स्टूडेंट्स बेसिकली स्टार्टेड टेकिंग एक्शन। थर्ड टॉपिक इज़ हाइजीन, डिजीज़ एंड एवरीडे स्ट्रगल। उस टाइम में उन्होंने हनोई को जो उस टाइम में कैपिटल था वो उसको उन्होंने पूरा रीबिल्ड किया था इन बाय एज उनके सिविलाइजेशन वाले प्लान के हिसाब से एज अ प्रॉपर न्यू मॉडर्न सिटी, जो बेसिकली फ्रेंच हनोई जहाँ पे मतलब मेनली फ्रेंच सिटीजन रहते थे एंड जो वियतनामीज़ पार्ट था वो बहुत डिफरेंट थे। उसमें बेसिकली ये था कि जैसे जो फ्रेंच वाला पार्ट मोर मॉडर्न था, क्लीन था, वहाँ पे बहुत बढ़िया सीवर सिस्टम उन्होंने बना रखा था, तो उसके थ्रू मतलब जिससे इजी ड्रेनेज हो। जबकि जो ओल्डर हैनोई जो वियतनामीज़ पार्ट था वहाँ पे पूरा मतलब उसका जो सारा जो उनका जो पूरा गार्बेज है वो डायरेक्टली रिवर्स में जाता था। देयर वाज नो प्रॉपर सीवर सिस्टम। इवेंचुअली 1903 में बुलबोनिक प्लेग जो रैट्स के थ्रू यूजुअली फैलता है वो वहाँ पे पूरे मतलब हनोई में इफ़ेक्ट किया। बेसिकली क्या हुआ था कि जो उनके मेन जो सीवर्स थे, सिंस वो इतने परफेक्टली बने हुए थे कि वो जो आइडियल इन्वायरमेंट था जहाँ पे रैट्स ब्रीड करके मल्टीप्लाई हो सके एंड उनके लिए ऑल्सो कि वो इधर सिंस वो इतना वेल कनेक्टेड था तो पूरे सिटी के अराउंड वो मूव कर सकते थे। तो इसके थ्रू उनको फ्रेंच वाले एरिया में मूव करने में बहुत आसानी हुई थी एंड वहाँ ईजीली वहाँ पे प्लेग स्प्रेड हुआ। 1902 में, उससे एक साल पहले दैट इज़, वहाँ पे कि जो रैट्स की प्रॉब्लम थी वो काफ़ी बढ़ गई थी, उन्होंने एक रैट हंट स्टार्ट किया था। बेसिकली जो वियतनामीज़ लोग थे दे वर पेड फॉर कैचिंग रैट्स। तो उस टाइम में जो रैट वाली इशू कर्ब करने के लिए, बट जो वियतनामीज़ लोग थे उन्होंने क्या किया कि जैसे उस टाइम में जो उनको बाउंटी प्रोग्राम जैसे कहते हैं, बाउंटी दैट इज़ द मनी विच वाज गिवन टू देम एज अ रिवॉर्ड, तो वो उन्हें तभी मिलता था अगर वो जो एक रैट का क्लिप टेल मतलब उसका टेल काट के वो दिखाते थे कि रैट पकड़ा गया है। तो क्या होने लगा कि इन लोगों ने उन्होंने देखा कि हम और पैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने एक साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग करके प्राइजेस बढ़ा दी ऑल्सो, एंड सिंस रैट्स का सिर्फ टेल ही काटना था तो बहुत बार उससे टेल काट के रैट्स को फ्री छोड़ देते थे, तो जिससे वो उन्हें फिर से पकड़ के बाद में और पैसा मतलब कमा सकते थे। एंड इवेंचुअली ऐसे कर करके काफ़ी लोगों ने खुद भी रैट्स ब्रीड करने शुरू कर लिए अपने घर में, जिससे वो और पैसे कमा सके। इवेंचुअली बाउंटी प्रोग्राम को स्क्रैप कर दिया गया था
by the government, and since it was a failure, and eventually जब 1903 में जब प्लेग आया तो उसके बाद कोई मतलब obviously since कोई रोकने वाला था नहीं and उनकी population नीचे नहीं जा रही थी, तो eventually bubonic plague struck Hanoi.